क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके से, अ पॉइंट चार्ज plus q is placed just outside an imaginary hemispherical surface of radius capital R as shown in figure. Which of the following statement is /r correct? एडवांस 2017 में आपसे पूछा गया है कि एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज यदि यहाँ पे रखा है तो फ्लक्स जो है पूछा गया है आपसे पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में भी फ्लक्स पूछा है, और तीसरे पार्ट में कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा है, चौथे पार्ट में सरकमफेरेंस फ्लैट कर्व के ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये पूछा है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमसे पूछी गई हैं तो धीरे धीरे एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है फ्लक्स की। फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज दिस मच। फ्लक्स होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है फील्ड लाइंस के। तो जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी किसी पर्टिकुलर एरिया से उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस जो हैं हर डायरेक्शन में निकल रही होंगी, लाइक दिस 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 लाइक दिस। और ये फील्ड लाइंस यदि इस कर्व्ड पार्ट से निकलेंगी तो मैं कह सकता हूँ कि वो डेफिनेटली इस सर्कुलर एरिया से भी पास हो रही होंगी। इस सर्कुलर एरिया से जितना फील्ड लाइंस पास होगा उतना ही फील्ड लाइंस इस कर्व से होकर आ रहा होगा। सही बात भी है? हाँ सर सही बात है। आप ऐसे सोचिए कि मैं पानी जो है इसको झरने के नीचे रख देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इसमें छोटे छोटे होल्स बना देता हूँ इस हेमिस्फीयर में, और इसके अंदर बैठ जाता हूँ, झरने के नीचे बैठ जाता हूँ इसके अंदर। तो कहाँ कहाँ से पानी आएगा तो हम समझ जाएंगे, अच्छा हाँ सर हर जगह से पानी घुसेगा और इस वाले पार्ट में से वो पूरा पानी जो है नीचे की तरफ गिरेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जितनी फील्ड लाइंस इस कर्व पार्ट से निकलेंगी इतनी फील्ड लाइंस जो है सर्कुलर एरिया से निकल रही होंगी। तो फ्लक्स थ्रू कर्व पार्ट जो है वो हो जाएगा आपके पास फ्लक्स थ्रू सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। तो मुझे इस चार्ज की वजह से इस डिस्क में से, इस रिंग में से निकलने वाला फ्लक्स है वो कैलकुलेट करना है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ। तो हमारे पास ये सिचुएशन है कि एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है और इसकी रिंग से डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली कैपिटल आर के बराबर है, और हमें फ्लक्स निकालना है कितना फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा होगा। अब मेरे पास एक तरीका है इंटीग्रेशन ना करके, बिना इंटीग्रेशन के इसको सॉल्व करने का, कि हम जानते हैं कि सॉलिड एंगल के बारे में जानते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट एक स्फीयर के सेंटर पे रखा है, एक चार्ज पार्टिकल स्फीयर के सेंटर पे रखा है, तो वो चार्ज जो सेंटर जो है वो 4 पाई के बराबर सॉलिड एंगल बनाता है सरफेस पर, सब जानते हैं। ये हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर जो है वो पूरी सरफेस पर जो है वो 4 पाई के बराबर सॉलिड एंगल बनाता है, और 4 पाई यदि सॉलिड एंगल है तो फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ये भी सब जानते हैं। तो 4 पाई सॉलिड एंगल यदि होता है तो फ्लक्स की वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो यदि मैं यहाँ से सॉलिड एंगल निकाल लेता हूँ तो मुझे फ्लक्स भी मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉलिड एंगल निकालते हैं। सॉलिड एंगल निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कि ये एंगल ही तो मुझे चाहिए, ये वाला एंगल ही तो मुझे चाहिए, ये वाला एंगल। तो एंगल कितना है 45 डिग्री। कैसे पता चला सर, ये भी आर है ये भी आर है। सो आर और आर से बनने वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री होगा। थीटा इज पाई बाय 4। तो मैं यहाँ से सॉलिड एंगल निकाल सकता हूँ इस कोण के लिए, वो आ जाएगा आपके पास 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस 1 बाय रूट 2। तो मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा सकता हूँ। यूनिटरी मेथड लगाऊंगा कि 4 पाई यदि सॉलिड एंगल होता है तो फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉलिड एंगल यदि 1 है तो फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यदि सॉलिड एंगल होगा 2 पाई 1 माइनस 1 बाय रूट 2 तो उसके लिए फ्लक्स हो जाएगा आपके पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस 1 बाय रूट 2। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसको आप चाहे तो उड़ा सकते हैं, पाई से पाई चला गया, 2 से 2 चला गया। सो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा 1 माइनस 1 बाय रूट 2। तो ये फ्लक्स, इतने मैग्नीट्यूड का फ्लक्स जो है वो स्कर्व पार्ट से निकल रहा होगा, या कह सकते हैं इतना ही जो फ्लैट पार्ट है वहाँ से भी निकल रहा होगा। सो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय रूट 2, ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। द टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड एंड द फ्लैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
विच इज रॉन्ग, गलत है। हम जानते हैं कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के द्वारा जो फ्लक्स पास होता है दैट इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक क्लोज सरफेस है और चार्ज बाहर रखा है, तो फ्लक्स जो है वो जीरो के बराबर पास होगा। जितना फ्लक्स यहाँ से पास होगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जाएगा, टोटल फ्लक्स जीरो होगा। या आप चाहे गॉस लॉ से देख सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस गॉसियन सरफेस यदि मैं यहाँ पे बना देता हूँ तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है जीरो के बराबर है, सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है, तो उसकी वजह से कोई भी फ्लक्स हमें नहीं मिलने वाला है। तो समझ गए सर? हाँ, टोटल फ्लक्स जीरो होगा यदि मैं बाहर के चार्ज की वजह से फ्लक्स काउंट कर रहा हूँ तो आंसर हमारा जीरो आएगा, ना कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि ये चार्ज थोड़ा सा अंदर होता तो मैं कह सकता था कि टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन यदि चार्ज बाहर है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये जीरो होने वाला है फ्लक्स। सी पार्ट की यदि बात करें, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। ये हमें चेक करना होगा कि ये हमारे पास सिचुएशन है। मैं इसे थोड़ा सा और रोटेट कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ये हमारे पास चार्ज है, इसका डिस्टेंस यहाँ से r के बराबर है। तो सरफेस पर कोई भी पॉइंट यदि मैं लेता हूँ वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट की बात करूं, पॉइंट P की, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से होगा इस डायरेक्शन में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होगा Ex के बराबर। अब हमें ये चेक करना है क्या ये हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा या नहीं। तो ये एंगल मान लीजिए थीटा के बराबर है, ये डिस्टेंस मान लीजिए r के बराबर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट। कौन सी डिस्टेंस? यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर। ये E की वैल्यू मिल चुकी है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो यहाँ से cos थीटा आपको मिल जाता है कितना? cos थीटा इज r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो E का ये कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा? E cos थीटा। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Ex इज इक्वल टू E cos थीटा आपको मिलने वाला है, तो आपको मिल जाएगा के क्यू r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो ये आपको नॉर्मल कंपोनेंट मिलेगा सरफेस के, फ्लैट सरफेस का नॉर्मल कंपोनेंट है। क्या ये कांस्टेंट है? तो हम कहेंगे नहीं सर, ये r पर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल r पर डिपेंड कर रहा है। स्मॉल r की वैल्यू अलग अलग हम लेते हैं। तो मान लीजिए यदि मैं ये पॉइंट लेता हूं या ये पॉइंट लेता हूं तो यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, नॉर्मल कंपोनेंट, वो सबके लिए अलग अलग है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन सही नहीं है। डी ऑप्शन की बात करते हैं, द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल। तो जो हमारे पास कौन सा सरफेस है, सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, दोबारा बना देते हैं, ये वाला जो पार्ट है क्या ये इक्विपोटेंशियल है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल इस चार्ज से, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो बराबर है। डिस्टेंस जो है बराबर है, कैसे निकालें डिस्टेंस? ये आपके पास r है, ये आपके पास r है, तो ये r√2 है सारे पॉइंट्स के लिए। जितने भी पॉइंट सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं सारे पॉइंट्स के लिए ये r/r√2 के बराबर है। तो हमारा पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर आ जाएगा kq डिवाइडेड बाय √2r के बराबर। kq/√2r के बराबर हर एक जगह पर पोटेंशियल है। इसका मतलब ये जो सर्कमफेरेंस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इस तरीके से हमने डी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये यदि आपको याद है तो आप इसे और कम टाइम में कैसे करें। देखिए, आपको पता चल गया चार्ज यहाँ है, आपको पता चल गया चार्ज बाहर है, तो फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल तो नहीं होगा, गलत कर दिया। उसके बाद हमने ये देखा कि हमें फ्लक्स इससे निकालना है या इससे निकालना है, दोनों बात बराबर हैं, तो फटाफट से सॉलिड एंगल निकाल के, यूनिटरी मेथड लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंच सकते हैं कि हमें पता चल गया कि एंगल 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के लिए जो हमारा सॉलिड एंगल होगा वो ये होगा, और यूनिटरी मेथड जो है आप दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। फ्लक्स मिल जाता है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा आपके पास 1 - 1/√2 के बराबर। एक पार्ट सॉल्व हो जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट यदि में देखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी देखा जा सकता है। सारी कैलकुलेशन आसान है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे, लेकिन 3 से 4 मिनट में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 मिनट 4.5 मिनट में इसे सॉल्व किया जा सकता है बड़े कैजुअली तरीके से। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट यूसेट, यानी कि स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ड्रॉपर्स, यानी कि जो स्टूडेंट ड्रॉपर्स हैं, यानी कि 12th पास कर चुके हैं और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये यूसेट का एग्जाम है, जो कि 11 और 12 सितंबर को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा। ठीक है बच्चों,
अगर आप इस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हो, यानी कि आप टॉप 1000 रैंकर्स में आते हो, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा अनअकैडमी पे। ठीक है, ऊपर से आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो जाएगी और आपको इस टेस्ट को देने से, क्योंकि इसका एनालिसिस भी आपके पास आएगा, कौन से एरिया के कौन से टाइप के क्वेश्चन आप वीक है, वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। एकेडमिक प्लान मिलेगा आपको कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है ना, तो कैसा होगा ये क्वेश्चन पेपर? इसमें 90 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट्स आपको मिलेंगी। ठीक है ना, जेईई मेन का पैटर्न होगा। ठीक है ना, अगर आप इसमें बहुत बेहतरीन रैंक लेके आते हो, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप 1.6 करोड़ तक के इनाम जीत सकते हो, यानी कि ये पूल ऑफ अवार्ड्स है। ठीक है, अब बच्चों जब भी आप इसको एनरोल करोगे तो एनकेसी सर लाइव कोड डालना मत भूलना, इट्स अ फ्री कोड। ठीक है ना, आप इसमें फ्री अप्लाई कर सकते हो इस कोड की हेल्प से। ठीक है, अब कुछ और ऑफर्स है बच्चों अनअकैडमी पे। अगर आपको महाराष्ट्र बोर्ड में हो आप और उसके साथ आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना, तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप 2 साल के स्टूडेंट हो, यानी कि 11th 12th पूरा करना है, साथ साथ में आपको आईआईटी की प्रिपरेशन भी करनी है, तो आपको 56,103 में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फॉर 24 मंथ्स। और 12 मंथ्स के लिए, यानी कि अगर आप 1 साल के लिए लोगे तो आपको 38,602 में मिल जाएगा। अब अगर आपको आईआईटी जेईई का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए और साथ में 11th 12th की सीबीएसई की क्लासेस, यानी कि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो और आपको आईआईटी जेईई का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आगे बढ़ना है, तो आपकी 24 मंथ्स की फीस है 100,100। ठीक है, अब 1 ईयर की यानी कि 12 मंथ की 65096। और ये ऑफर 14 सितंबर तक वैलिड है। बस कब तक वैलिड है? 14 सितंबर तक। ये पिछले वाला ऑफर भी आपके पास 14 सितंबर तक ही वैलिड है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आपकी 2 ईयर की फीस होगी 56097। आईआईटी के साथ यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन आपको करनी है तो 56097 24 मंथ्स की है और 38599 12 मंथ्स की है। ये ऑफर भी 14 सितंबर तक ही वैलिड है। ठीक है बच्चों, और ये सीबीएसई का नॉन आइकॉनिक है। ये आईआईटी जेईई के साथ अगर आपको सीबीएसई की प्रिपरेशन करनी है तो 30 मंथ्स का, ठीक है ना, कितना है? 68799। ठीक है बच्चों, तो ये ऑफर्स हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी की तरफ से आए हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एनरोल कर लीजिए और ये कोड डालना ना भूलिए, एनकेसी सर लाइव। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, थैंक यू। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। क्वेश्चन जो है एडवांस 2018 में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन इन्फिनिटली लॉन्ग thin non-conducting wire is parallel to the z-axis and carries a uniform linear charge density lambda. It pierces a thin non-conducting spherical shell, okay, it's shell, of radius capital R in such a way that RPQ subtend an angle 120 degree at the center O of the spherical shell as shown in the figure. The permittivity of free space is epsilon naught. Which of the following statement is /R true? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे कहा गया है और z component of the electric field is 0 in all points. Electric flux throughout the shell is this. Electric field is normal to the surface. तो एक तो हमें इस वायर के द्वारा हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में कुछ कमेंट करना है और फ्लक्स कितना पास हो रहा है वो हमें बताना है। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसे है कि ये हमारे पास एक स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, और स्फेरिकल शेल का ये एक्सिस होता है, जनरली ये एक्सिस होता है जो सेंटर से पास होता है, और इस एक्सिस से कुछ डिस्टेंस दूर हमने एक इन्फिनिटली लॉन्ग जो चार्ज्ड वायर है वो हमने यहाँ से पियर्स कर दिया है लाइक दिस, और इस पे चार्ज है, चार्ज का डेंसिटी है वो लैम्डा के बराबर है, चार्ज का डेंसिटी लैम्डा के बराबर है लाइक दिस, लैम्डा के बराबर है। और ये जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो 120 डिग्री के बराबर है। ये टोटल एंगल है 120 डिग्री के बराबर। और यहाँ से यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ इस इनफाइनाइट वायर के ऊपर तो ये एंगल हो जाएगा 60 और ये एंगल हो जाएगा 60। तो ये यदि रेडियस r के बराबर है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r/2 के बराबर, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा r√3/2 के बराबर, और ये भी हो जाएगा r√3/2 के बराबर। अब हमें एक तो फ्लक्स निकालना है, इस पूरे स्फेरिकल शेल के द्वारा पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं जस्ट
इनसाइड द मटेरियल ऑफ द शेल। शेल के मटेरियल के अंदर 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 मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया। ये गॉसियन सरफेस है, ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है। मैं अपनी मर्जी से चाहूं तो कैसी भी शेप का मैं गॉसियन सरफेस बना सकता हूं। वैलेंटाइंस डे होता है तो मैं हार्ट की शेप में भी बना देता हूं। अलग अलग दिन, गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी की तरीके से बना दिया मैंने गॉसियन सरफेस। अपनी मर्जी से बना सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आए ना आए वो गॉस के ऊपर नहीं डालना, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल पाए सर। तो किसी भी तरह का आप गॉसियन सरफेस मान सकते हैं। आंसर जनरली मिलता है जब किसी ना किसी टाइप की सिमेट्री वहां पे हो। तो गॉसियन सरफेस बना दिया। अब किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो निकलने वाला फ्लक्स होता है, या कह सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के द्वारा जो निकलने वाला फ्लक्स है, इंटीग्रल डी फाई, या कह सकते हैं फाई थ्रू क्लोज सरफेस, वो होता है कितना, चार्ज इनसाइड कितना है उस गॉसियन सरफेस के डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारी जो ब्लू कलर की गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस है, सबने कहा हाँ। क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स निकलता है वो किसके बराबर होता है, जो उस सरफेस के अंदर चार्ज रखा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज रखा है क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? जवाब है हाँ, कर सकते हैं, बिकॉज हमें इस वायर का पता है कि जो वायर इस सरफेस के अंदर ट्रैप्ड है उसकी लेंथ है इतनी, और लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा लीनियर चार्ज डेंसिटी से, मुझे चार्ज भी मिल जाएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी लैम्डा इंटू लेंथ कितना हो गया भैया, r√3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, लैम्डा r√3 बाय एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा r√3 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ए ऑप्शन जो है एकदम बढ़िया से मैच कर जाता है। तो गलत कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन जो है गलत हो जाता है, बिकॉज सी ऑप्शन गलत है इसलिए गलत हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। हम जानते हैं कि इनफाइनाइट वायर है, उसकी विसिनिटी में कोई भी पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर और 2 के लैम्डा बाय आर के बराबर होता है। यदि मैं कहूँ यहाँ पे वायर है तो कोई भी पॉइंट यहाँ पर यदि है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आर के बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है होगा इस डायरेक्शन में 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस मान लीजिए आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। तो ऐसे ही हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या तो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, चाहे या फिर राइट डायरेक्शन में होगा, या लेफ्ट या राइट में ही हो सकता है, इस डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि z कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट्स ऑन दिस सरफेस विल बी इक्वल टू 0। तो z कंपोनेंट बी ऑप्शन में दिया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो बी ऑप्शन जो है सही हमारा हो जाता है, और ए ऑप्शन हमने पहले ही सही बता दिया है, ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द शेल एट ऑल पॉइंट्स। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के नॉर्मल है? जवाब है नहीं साहब, इसके नॉर्मल तो ये वाला लाइन है, इसके नॉर्मल तो है, लेकिन यहाँ पे भी नॉर्मल है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, नॉर्मल जो है इस तरीके से है। तो ज़रूरी नहीं है हर एक पॉइंट पे नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन। तो इसमें से ए और बी जो हैं दोनों ही ट्रू हैं, वही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिया है, डिस्कस करना है हमें। क्वेश्चन जो है एडवांस 2019 में आपसे पूछा गया था। सवाल में दिया हुआ है कि एक थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग शेल है जिसका रेडियस r है, कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सच दैट द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज v0। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो शेल है इसके ऊपर चार्ज q के बराबर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी सरफेस पर पोटेंशियल हो जाएगा kq डिवाइडेड बाय r, और ये किसके बराबर है, v0 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसे मान लेता हूं। एक छोटा सा छेद कर दिया जाता है ऑफ एरिया अल्फा पाई आर स्क्वायर, अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, वेयर अल्फा इज लेस देन 1, इज मेड ऑन द शेल विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द शेल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा गया किसी पॉइंट पर, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर एंड फलाना दिखाना, तो पोटेंशियल भी आपसे पूछा गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है कहीं पर, और नीचे भी दिया है पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की कैलकुलेशन आपको करनी है। इसका मतलब हमारे पास जो सिस्टम बचा है छेद करने के बाद, उस सिस्टम की आपको पूरी खबर रखनी है कि भाई क्या इस पे चार्ज है, कैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमारे पास जो
स्फीयर बचा है जिसमें से हमने होल कर दिया था, लाइक दिस। पहले इसको रब करते हैं, दोबारा बनाते हैं एक बार। ये हमारे पास एक स्फीयर था और इस स्फीयर में हमने एक छोटा सा होल कर दिया है, लाइक दिस। और इस होल के बराबर का जो चार्ज था वो बाहर निकाल दिया है, तो मैं लिख देता हूं कि वो बाहर इस तरीके से होगा, लाइक दिस। मैं क्या इस छोटे से पार्ट का चार्ज निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। मुझे पता है कि टोटल चार्ज जो है वो 4πr² एरिया से फैला हुआ है, तो यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हुए मैं इसके ऊपर चार्ज बता सकता हूं, दैट विल बी Q × 4πR²। दिस विल बी द चार्ज अल्फा 4πr² डिवाइडेड बाय 4πr² इंटू Q। ठीक, ये चार्ज आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास अल्फा इंटू Q के बराबर चार्ज। ठीक है, अल्फा इंटू कैपिटल Q इस छोटे से पार्ट पर चार्ज होगा। अब मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल कर रहा हूं कि यदि मैं इस शेप को इस शेप के साथ जोड़ देता हूं तो मुझे एक कंप्लीट शेल मिल जाएगा जो मेरे पास ओरिजिनली था। जो मेरे पास ओरिजिनली शेल था वो शेल मुझे वापस प्राप्त हो जाएगा। इसका चार्ज है Q, अल्फा कैपिटल Q के बराबर, इसका चार्ज है कैपिटल Q। अब मुझे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जगह मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं, तो पोटेंशियल बी पार्ट में आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द शेल टू दैट ऑफ पोटेंशियल एट r/2 फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द होल विल बी इक्वल टू। तो यहां पे हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 इसके सेंटर पर है इस स्ट्रक्चर के। पॉइंट नंबर 1 इस छोटू चार्ज से r डिस्टेंस पर है और पॉइंट नंबर 1 इसके सेंटर पर है। सही बात समझ में आई आपको कि देखिए भाई, मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ तो मुझे ये बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये यहाँ पे ये रख दिया है मैंने, इसका मतलब यहाँ से जो है r डिस्टेंस पे रखा है पॉइंट, और इस रिमेनिंग स्ट्रक्चर से भी के सेंटर पे रखा हुआ है और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर के भी सेंटर पे रखा हुआ है। तो इस शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, और इस पूरे स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल। सो मैं लिखूंगा पोटेंशियल एट 1 प्लस पोटेंशियल एट 1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट 1। पोटेंशियल 1 इसकी वजह से, पोटेंशियल एट 1 इसकी वजह से, पोटेंशियल एट 1 इसकी वजह से मैं लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ ये इसके बराबर है, इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये और इसकी वजह से ये। तो यहाँ देखिए पोटेंशियल कितना होगा निकालना है वही मुझे। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना आ जाएगा, K चार्ज कितना है अल्फा Q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है कैपिटल R इज इक्वल टू, इस शेप की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा KQ बाय कैपिटल R के बराबर। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करें तो V1 की वैल्यू मिल जाती है आपको KQ बाय R 1 माइनस अल्फा, ये V1 की वैल्यू आपको मिल जाती है। अब मैं एक दूसरा पॉइंट चूज कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 जो सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर है और इस होल से भी r/2 डिस्टेंस पर है। तो मैं पॉइंट नंबर 2 एक मान लेता हूं जो यहां से r/2 डिस्टेंस पे है और यहां से भी r/2 डिस्टेंस पे है। तो एक पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा कहीं यहां पर और पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा यहां पर। इस पॉइंट नंबर 2 के लिए भी मैं पोटेंशियल का रिलेशन लिख सकता हूं कि इसकी वजह से यहां पोटेंशियल, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल बराबर होंगे आपस में। तो पोटेंशियल यहां की वजह से मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं V2 के बराबर है, प्लस इसकी वजह से यहां पोटेंशियल में लिख सकता हूं K इंटू अल्फा कैपिटल Q डिवाइडेड बाय r/2, और क्योंकि ये इसके इनसाइड पॉइंट है तो हर जगह पोटेंशियल बराबर रहेगा, तो जो सेंटर पे पोटेंशियल है वही यहाँ पर पोटेंशियल होगा, दैट इज KQ डिवाइडेड बाय R। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलता है, V2 इज इक्वल टू KQ बाय R 1 माइनस 2Q 1 माइनस 2 अल्फा सॉरी। तो V2 मिल चुका है, V1 मिल चुका है, दोनों का रेशियो आप ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 बाय अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस 2 अल्फा। तो ये रेशियो हमें मिल जाता है V1 बाय V2 का, कि पोटेंशियल 1 पॉइंट पर और पोटेंशियल 2 पॉइंट पर का रेशियो इज 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस 2 अल्फा। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब डी ऑप्शन की बात करें, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय 2 अल्फा V। क्या जो पोटेंशियल कम हुआ था सेंटर पर पहले पोटेंशियल था KQ बाय R, सेंटर पर पहले पोटेंशियल था KQ बाय R और अब पोटेंशियल हो चुका है KQ 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय R। तो इनमें कितना डिक्रीमेंट हुआ है इन पोटेंशियल में, क्या हम बता सकते हैं?
तो हम कह सकते हैं कि के क्यू अल्फा बाय आर के बराबर का डिक्रीमेंट हुआ है पोटेंशियल में एट सेंटर। क्या ये कह सकता हूं कि के क्यू बाय आर वी के बराबर है, सो इट्स अल्फा इंटू वी नॉट के बराबर। तो इतनी कमी आई है पोटेंशियल में एट सेंटर होल को करने के बाद, तो क्या ये अल्फा वी है? नहीं, ये 2 अल्फा वी दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लोकेटेड एट द लाइन passing through the hole and shell center on the distance 2r from the center of the spherical shell will be reduced by alpha v naught by 2r। और यहाँ दिया है magnitude of electric field at the center of the shell is reduced by this much। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं अब मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ कि ये हमारे पास शेल है टूटा हुआ, और इस शेल के ऊपर मैं इस चार्ज पार्टिकल को रख देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे कंप्लीट शेल मिल जाएगा। ठीक बात है, मैं इसको ओवरलैप कर देता हूँ इसके ऊपर, मुझे ये स्ट्रक्चर मिल जाने वाली है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही रिलेशन होने वाला है। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है जो 2r डिस्टेंस पर है। 2r डिस्टेंस देखिए कैसे लिया है इन्होंने, लाइन पासिंग थ्रू द होल एंड द शेल सेंटर ऑन अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। यानी यदि मैं एक लाइन बनाता हूं यहां से लेके ऐसी, तो यहां सेंटर से 2r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं 3 के बराबर। तो ये पॉइंट है 3 यहां पर, और पॉइंट 3 है यहां पर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना है कितना होगा, तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्ट्रक्चर नंबर 1 ड्यू टू स्ट्रक्चर नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 ड्यू टू स्ट्रक्चर नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 ड्यू टू स्ट्रक्चर नंबर 3। वेक्टर फॉर्म में मैं ये लिख सकता हूँ। अब इस वाली डायरेक्शन को आई कैप मान लेते हैं, इस वाली डायरेक्शन को माइनस आई कैप मान लेते हैं। देखिए बेटा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है मुझे, इवन वेक्टर एट 3 प्लस ये एक पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज है अल्फा क्यू, वहाँ से डिस्टेंस जो है कितना है 2r के बराबर है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकता हूँ आई कैप डायरेक्शन में होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू के अल्फा कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू आई कैप, प्लस इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है 2r के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर विच इज़ 4r का स्क्वायर आई कैप, ये बराबर होगा। इसको आप सॉल्व करिए तो कितना आएगा आपके पास, E13 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू, आ जाएगा आपके पास 1/4 माइनस अल्फा, 1/4 माइनस अल्फा, ये आई कैप हमारे पास आंसर आ जाता है। सो के क्यू बाय आर क्यूब 1/4 माइनस अल्फा, चेक करिए क्या ये आंसर आ रहा है हमारे पास। तो ये रिड्यूस हो जाता है अल्फा वी नॉट बाय 2r से, अल्फा वी नॉट बाय 2r से ये डिक्रीज हो जाता है। क्या ये बात है हमारे पास? यदि इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है के अल्फा क्यू, के क्यू अल्फा बाय आर क्यूब, इतने अमाउंट से जो है ये डिक्रीज हुआ है, और के क्यू बाय आर को मैं लिख सकता हूँ वी नॉट के बराबर। सो यू कैन राइट वी नॉट अल्फा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो वी नॉट अल्फा बाय आर स्क्वायर अमाउंट से ये डिक्रीज हो जाता है। आर क्यूब कैसे आ गया, आर स्क्वायर है ना भाई, तो ये आर आ जाएगा। वी नॉट अल्फा बाय आर अमाउंट से ये रिड्यूस होता है, ना कि 2r से, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज रिड्यूस्ड बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर भी निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर निकालना चाहें तो इसकी वजह से मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बराबर है, पेन बदल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बराबर है, प्लस इसकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है के अल्फा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इस तरफ माइनस आई कैप इज इक्वल्स टू, यहाँ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर जो है कितना है, 0 के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमें मिल जाता है कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमें मिल जाता है के अल्फा क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर, के क्यू बाय आर जो है वो होता है वी, सो वी अल्फा बाय आर हमें मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये बढ़ जाता है, पहले 0 था अब बढ़ जाता है, तो यहाँ कितना दिया है हमें कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर इज एस शेल इज रिड्यूस्ड बाय अल्फा वी नॉट बाय 2r, जो कि गलत है। तो ये सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन सही आ जाता है। सवाल में टाइम लग गया है, लेकिन आप यदि कैलकुलेशन में फास्ट हैं तो आप इसे जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा।
हो सकता है आप इसमें नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट लगा दें तो आपको थोड़ा बहुत कुछ सेकंड्स का फ़ायदा मिल सकता है। तो इसमें कोई ज़्यादा कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि ऐसा कर लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दो लार्ज सर्कुलर डिस्क हैं, सवाल पूछा गया है 2020 के एडवांस पेपर में। Separated by a distance of 0.01 meter are connected to a battery via switch as shown in figure. Charged oil drop of density 900 kilogram per meter cube are released through a tiny hole at the center of the top disk. Once some oil drops achieve terminal velocity, the switch is closed by applying a voltage of 200 volt across the disk. As a result, an oil drop of this much radius stops moving vertically and floats between the disk. The number of electrons present in the oil drop is. तो सवाल एक बार समझ लीजिए कि ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स को एक बैटरी से जोड़ा गया है। बैटरी का जो ईएमएफ है 200 वोल्ट के बराबर है। स्विच लगाया गया है जिससे हम सप्लाई को क्लोज या ओपन कर सकते हैं जब मन चाहे। अब यहाँ से ऑयल की जो ड्रॉप्स हैं उनको ड्रॉप किया जाता है, ऑयल की ड्रॉप को ड्रॉप किया जाता है। देखिए क्या बढ़िया मज़ा आ रहा है, ऐसे हम ड्रॉप करते जा रहे हैं इन ड्रॉप्स को। तो ये वाजिब सी बात है कि ड्रॉप नीचे की तरफ जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और वहाँ पर बायंसी फोर्स लग रहा होगा और एयर रेजिस्टेंस का फोर्स भी हो सकता है, वहाँ पे विस्कस फोर्स लग रहा हो, और कुछ समय के बाद ये टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त कर लेती हैं। ये सब लोग हम जानते हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है आगे कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया जाता है, जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाता है, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही ये जो ड्रॉप्स हैं ये फ्लोट होने लगती हैं, ये फ्लोट होने लगती हैं। फ्लोट होने का मतलब है इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ चुका है। तो मैं कह सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम आने का मतलब है कि इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है नीचे mg, और इसके ऊपर जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है दैट इज q इंटू ई। और कौन कौन से फोर्सेस हैं? डिस्टेंस कनेक्टेड, क्या यहाँ पे वैक्यूम दिया है, एयर दिया है, क्या दिया है, 10% ऑफ नेगलेक्ट बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स को नेगलेक्ट करना है, बायंसी फोर्स को नेगलेक्ट कर देंगे, एयर रेजिस्टेंस को भी नेगलेक्ट करना है क्योंकि बायंसी को नेगलेक्ट करवा दिया यहाँ पे। तो ये दोनों ही फोर्सेस को मानते हुए इन दोनों फोर्सेस को बराबर कर देना है। तो QE की वैल्यू आपको mg के बराबर कर देनी है, और Q की वैल्यू आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E। सो n इंटू ई इज इक्वल टू m इंटू जी। E को लिख सकता हूँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द डिस्क। तो पोटेंशियल डिफरेंस है 200 का और ये डिस्टेंस है 0.01 मीटर। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूँ n इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस इज 200 divided by distance between these is 10 raised to the power minus 2 is equals to mass into acceleration due to gravity। मास को लिख सकता हूँ मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपके पास कितना है 900, राइट? 900 है, क्या 900 है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में 900 इंटू वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस का क्यूब इज 8 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर -7 का क्यूब, और डिवाइडेड इंटू जी की वैल्यू है 10 के बराबर। तो ये आपके पास कैलकुलेशन बनती है, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू आपको मिल जाती है, दिस इज नॉट विस्कोसिटी वाला, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इज 900 इंटू 4π/3 इंटू 8 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर -7 क्यूब इंटू 10 रेज्ड टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 200। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6.09 के आसपास आंसर आता है। तो 6 हम आंसर यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सवाल में ज़्यादा कुछ था नहीं, सवाल जो है आसान है,